ये सद्भावना शपथ भी दिलाई है। कितना योगदान देखते राजीव गांधी के कंट्री के लिए? आज राजीव गांधी जी की 82वीं जन्म दिवस है और इस शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का आग्रह भी करता हूं, क्योंकि आज का दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो दूसरे प्रधानमंत्री बने आज़ादी के बाद जिन्होंने अपनी प्राणों का बलिदान दिया। अब जब राजीव जी सत्ता में थे तो आज जो जनजी आंदोलन, जिसे जनजी कह रहे हैं, 18 साल की उम्र के हमारे जो युवा थे, राजीव गांधी जी ने की दूरदर्शी सोच ने उस समय सोच लिया था और वोटिंग राइट को 21 साल से हटाकर 18 साल किया था। ये राजीव गांधी जी की ही देन थी कि आज 18 साल का वोटर आज लोकतंत्र में तय करेगा कि किसके पास सत्ता की ताकत होनी चाहिए, अपने वोट के माध्यम से तय करेगा। ये लोकतंत्र की विशेषता ही है। और महिलाओं को 33% आरक्षण उस समय दिया जिस समय महिलाएं हमारे घूंघट में रहती थी। और पहले जब चुनाव हुआ न 73 और 74 संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से महिलाओं के आरक्षण के लिए तो कम महिलाएं मिली। आज मुझे खुशी है हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या इस पंचायती राज संस्थाओं में आज 54 के करीब % के करीब हमारी महिलाओं की संख्या आई है। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन हमारे श्री राजीव गांधी जी की देन है। हिमाचल प्रदेश में भी अभी हम 68 के करीब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुल रहे हैं और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल है। 10 स्कूल बनाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों को हम आने वाले वित्तीय वर्ष में और पैसा उपलब्ध करा के अच्छे स्कूल बनाएंगे, क्योंकि राजीव गांधी जी की सोच थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट भी शुरू किया और नवोदय विद्यालय उनकी देन है। और आज गरीब बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ता है, टेस्ट के थ्रू पढ़ता है और उसके बाद आज वो कई प्रशासनिक सेवाओं में, कई अच्छे विश्व स्तर पर अपना नाम नवोदय स्कूल के बच्चों के कमा रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बन रहे हैं, क्योंकि दिन में हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा खाना उपलब्ध करवाए जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राजीव गांधी जी की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनाया है और उसको आगे लेकर हम जा रहे हैं। इसी तरह जैसे राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना हमने शुरू की है। अगर आज किसान को 80 रुपये गेहूं का मूल्य मिल रहा है, 50 रुपये मक्की का मूल्य मिल रहा है, 30 रुपये अदरक का मूल्य मिल रहा है और तकरीबन 150 रुपये किलो हल्दी का मूल्य मिल रहा है, तो ये राजीव गांधी प्राकृतिक खेती के अनुसार मिल रहा है। कोई केंद्र सरकार की योजना के तहत नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई केंद्र के नेता सांसद आकर केंद्र सरकार का गुणगान करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं हम लेकर आए हैं। अभी 80 रुपये किलो के हिसाब से हमीरपुर में जब मैं गया था तो हमने गेहूं खरीदा और तकरीबन 23 लाख रुपया हमने उनके अकाउंट्स में डाला और पहला नॉर्थ इंडिया का प्राकृतिक खेती के बारे की टेस्टिंग लैब हमीरपुर में स्थापित की गई है। और निश्चित रूप से कि कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा नॉन प्राकृतिक है, इन सब चीजों को वो देखेंगे। सर, दिल्ली में CWC की जो बैठक हुई है, कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या चलता है आगे 2027? देखो, CWC की बैठक में मुद्दों पर चर्चा होती है, एक स्पष्ट संदेश देने की बात होती है और निश्चित रूप से CWC की बैठक में हमारे जो GSO है उन्होंने उसको प्रेस को संबोधित किया है। हम तो उस बैठक में हमने अपने विचार जो रखने थे वो रखे हैं और निश्चित रूप से CWC अपने एक एजेंडे के साथ एक पार्टी का एक कार्यक्रम लेकर आएगी। उस पार्टी के कार्यक्रम को हम जनता तक पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार के साथ आप किन मुद्दों को लेकर सर आगे बढ़ेगी कांग्रेस? नहीं, केंद्र सरकार के बाद बजट सेशन के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, और आज मानसून सेशन के बाद हम जाएंगे तो उसके बाद जो अधिकार की बात होगी बात करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा BBMP का एक फैसला आना है जिसमें अगर किसाऊ बांध पर आगे बढ़ना है तो उस फैसले का बहुत अच्छा परिणाम आएगा। नहीं तो हमारे पास जो पानी हमारा बहता हुआ सोना है हिमाचलियों का, 75 लाख लोगों की जनता का, उस पर हमारी निगाहें टिकी है। अगर वो फैसला आता तो हर साल हमें 1500-500 करोड़ रुपए की और आय होगी। तो मैंने अभी आने से पहले बात की सभी
हमारे जो वकील कपिल सिब्बल जी अपील हो रहे हैं, 2-3 हमने बड़े वकीलों की टीम खड़ी की है। तो 15 साल से वो फैसला डिक्री हमारे फेवर में हुई है। 15 साल से उस पैसे को लड़ने की लड़ाई हम लोग लड़ी होगी, लेकिन हमने उसको बहुत जोर से लड़ा है। और मुझे लगता है कि उसमें हरियाणा ने तो एफिडेविट दे दिया है, लेकिन पंजाब सरकार कुछ आनाकानी कर रही है। भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करके अगर आगे बढ़ना चाहती है तो निश्चित रूप से उसका फायदा हिमाचल के लोगों को होगा, और हमारे पानी का फायदा हरियाणा को होगा, दिल्ली को होगा, राजस्थान को होगा। सर कल से मानसून सेशन भी स्टार्ट हो रहा है सर। देखो, पहला मानसून सत्र है जो पिछले 20 सालों में 10 दिन का रखा गया, जबकि सरकार जो होती है वो हमेशा विधानसभा सत्र कम रखती है, चाहे मानसून सत्र भी कम रखती है। और निश्चित रूप से जब मानसून सत्र कम रखा जाता है तो उनका मतलब होता है कि मुद्दों पर चर्चा न की जाए। ये हमारी सरकार पहली है जो मानसून सत्र को बढ़ाकर रख रही है। अब बात ये है कि ये मुद्दों पर बात करें। अगर कल से ही तख्तियां लेकर इन्होंने वॉकआउट करना है तो किस मुद्दे पर करना है? और जल्दी हम चाहेंगे कि बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आए। जो भी फैक्ट्स लेकर आएंगे उसका जवाब हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी देंगे और हम खुद भी देंगे। कोई किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप से जब ये फैक्ट्स लेकर आएंगे तो हमको भी अच्छा लगता है कि कहाँ फैक्ट्स लेकर आए और कैसे किस प्रकार के फैक्ट्स लेकर आए हैं। और हम जो फैक्ट्स लेकर आएंगे, हमारे पास तो कागज है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ चुके हैं। और हम तो चलो वो तो व्हाइट पेपर में आएंगे। हमारे जो कैबिनेट की मीटिंग में व्हाइट पेपर कमेटी बनेगी, जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी सब लोगों की नजरों में आएगा। और हम व्हाइट पेपर इसलिए लाना चाहते हैं कि जनता को ये पता लगे कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की संपदा को किस तरह लुटाया और क्यों लुटाया गया है। और मैं हर बात को फैक्ट के साथ बताना चाहता हूँ कि लुटाना, देखा, अगर हम संपदा को बचाने के लिए आते हैं, हम 5 साल के लिए चुन के आते हैं और 5 साल फिर जनता तय करेगी। आज हिमाचल की हक की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार लड़ रही है, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, हमारे विधायक, सभी कार्यकर्ता लड़ते हैं। और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो विधानसभा सत्र है, मेरी उनसे प्रार्थना है, विपक्ष के सभी विधायकों से, खासकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से, आप खुलकर बोलिए, हम उन्हें खुलकर समय देंगे। अगर आपने वॉकआउट भी करना है तो आप वॉकआउट भी करिए, और अगर गैलरी में आना तो गैलरी में भी आइए, लेकिन हमको बोलने जरूर दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे बोलने के अधिकार को आप छीन लोगे। हमको बोलने नहीं देंगे, नारे लगाएंगे, हमारे आएंगे। वो इन्होंने, होता है, चुनाव आने वाले हैं ना, तो सोशल मीडिया में तो बीजेपी जीत रही है और सोशल मीडिया में तो कोई उनको हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ सोशल मीडिया का। दीप कमल में जो 50 आदमी बैठे, वो सोशल मीडिया पर यही कार्य करते हैं। उनका दायित्व बनता है ये कार्य करने का, करे, लेकिन सच्चाई को रखे। लेकिन कई जगह आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया की कई 1-2 मैंने देखा है पत्रकारों की बात की, पत्रकार बोल रहे हैं भैया फैक्ट्स लिखोगे तो कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा। फैक्ट्स नहीं लिखोगे तो अगर आप समाज में वातावरण दूषित करोगे और झूठ बोलकर वातावरण दूषित करोगे तो उसके खिलाफ तो कानून बना हुआ, हमने नहीं बनाया वो कानून। BNS कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, वो तो 4,000 के करीब, 4-5 हजार के करीब तो वेबसाइट और वेब चैनल बंद कर चुके हैं। हमारे तो सिर्फ वो होता है कि जहाँ झूठ होता है उस झूठ के खिलाफ अगर किसी ने बात FIR करवाई है, ये कोई सरकार नहीं करवाई, आम आदमी भी तो करवा रहा है। आजकल क्या हुआ कि ब्लैकमेलिंग करने का ट्रेंड चला गया। एक मोबाइल लेकर कोई माइनिंग की वो बात कर लेता है, फिर वो डरता है, फिर दूसरे की बात कर लेता है। तो ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए सरकारों में भी, और आम आदमी की भी ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। कोई ब्लॉगर होते हैं कि नेगेटिव हम चलाएं तो हमारी ज्यादा नेगेटिव न्यूज चलती है। तो ये मैं स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात रखिए, सरकार के विरुद्ध रखिए, सच्चाई रखिए, फैक्ट्स पर रखिए, ये हम चाहते हैं। सर, आज भाजपा विधायक जनक राज को विजिलेंस ने बुलाया। भाजपा बोलते कि बदले की भावना से सारी कार्रवाई, केयर का मामला। हमारा कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं। हम इस प्रदेश के संपदा को जिन लोगों ने लूटा है उसको बचाने की हमारी प्रयास है। अब भाजपा ये बोल रही है कि जिन्होंने लूटा उनके खिलाफ ना केस बनाओ, तो ये तो नहीं हो सकता ना। फिर बोल रहे कि हमने नहीं बनाए, तो आपने हिमाचल की 75 लाख जनता को धोखा दिया है। सरकार आती है, सरकार जाती है,
अगर हम आज 5 साल के लिए चुनकर आए तो हम इसलिए नहीं आए हैं। जब निज पर सत्यानिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा की कसम खा रहे थे तो कर्तव्य बनता है, जो प्रदेश की संपदा को बेच रहे थे, जो प्रदेश की संपदा को लुटा रहे थे, उसके लिए बुलाया। अगर उनको बुलाया वो अपनी बात रखेंगे, उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। अपनी बात रखें, फैक्ट्स बताएं और क्या हुआ है। अब कोई बच्चादानी के तो ऑपरेशन हुए हैं ना, बच्चादानी के तो ऑपरेशन हुए हैं भाई। बच्चादानी का ही बिल क्यों बनाना था? मर्दों की बच्चादानी का कोई बिल बनाता है? अगर आपने कुछ काम करना था तो फिर महिलाओं की बच्चादानी का ऑपरेशन होता है, उसका बनाना था। ये तो छोटी बात है। अभी जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो फैक्ट्स अभी और आएंगे। वो एमएस थे उस समय, उनको ऐसा नहीं सोचा कि हमने उनको ये कहा है। उनको बोला कि आप बताओ, कुछ फैक्ट्स तो दो, आप वो बताएंगे कि क्या परिस्थितियां थी। तो इसलिए कोई द्वेष भावना से कार्य नहीं करती हमारी सरकार। अभी अभी जो कागज और आएंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और निश्चित रूप से ये सरकार ने अपना प्रण लिया है कि भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे। हम वो तो है नहीं कि भाजपा की चार्जशीट में जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो भाजपा की चार्जशीट के मेंबर लगे हैं। आपको भेज देंगे, ठीक है। धन्यवाद। सीडब्ल्यूसी में जो कांग्रेस शासित राज्य में कुछ डायरेक्शन दी गई है, स्पेशली पेपर लीक मामले में, क्या निर्देश है, क्या कहा गया? देखो, डायरेक्शन ये दी गई है कि सभी प्रकार से पारदर्शी होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हिमाचल में आप सब जागरूक पत्रकार है, हमारे सब लोगों के अपने संबंध है, छोटा सा प्रदेश है, पत्रकार के सबकी सच्चा संबंध है। एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पांव में बेड़ियां बांधी हुई थी जब पुलिस पेपर भर्ती लीक हो रहा था, जब सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक हुए हैं, पेपर बेचे गए हैं और फैक्ट्स के साथ बेचे गए हैं, तो उन्होंने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का क्यों नहीं भंग किया? क्यों नहीं भंग किया? हमने भंग किया। और अभी तक जो पेपर बेचने वाले थे वो जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। ये कांग्रेस की सरकार ने, मंत्रिमंडल ने फैसला किया और हमने उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा। कई प्रकार का दबाव पड़ा हम पर, हमने उसमें कदम पीछे नहीं हटाए। अब हमारी सरकार में भर्ती का रिकॉर्ड टूट रहा है, भर्तियां की जा रही है, दिन प्रतिदिन की जा रही है। दिसंबर में सभी भर्तियों का हिसाब किताब आपके सामने रखा जाएगा। एक भी पेपर लीक कर दिया, बता दीजिए। हमारे एजुकेशन के पेपर हुए, हमारे बैच वाइज भर्तियां हुई, हमारे असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज के पेपर हुए, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। और जो राज्य चयन आयोग से चुनकर आएगा वो निश्चित रूप से, अगर वो टेम्परेरी में, तो आने वाले भविष्य में वो रेगुलर भी होगा, क्योंकि हम वो निच आउटसोर्स को खत्म करना चाहते हैं, खासकर मेडिकल और एजुकेशन में। एसएमसी को हम खत्म करना चाहते हैं, इसलिए और टीचरों की नियुक्तियां हम करने जा रहे हैं। सर, एक बात और बताऊं, ये प्रदेश सरकार है जिसने प्रदेश के हित में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रिटर्न का टेस्ट होता था उसके नंबर नहीं जुड़ते थे, फिर वाइवा होता था उसके नंबर जुड़ जाते थे। हमने कहा कि ये उन बच्चों के साथ, योग्य उम्मीदवार के साथ अन्याय है जो रिटर्न में तो ज्यादा नंबर ले लेते हैं, किसी कारणवश पर्सनल में इंटरव्यू नहीं ले लेते हैं। पहली बार हमारी सरकार ने फैसला किया रिटर्न के नंबर भी जुड़ेंगे और पर्सनल के भी जुड़ेंगे, तब मेरिट बनेगी। ये कोई सोच सकता था? कोई सिफारिश की कोई है गुंजाइश? कोई गुंजाइश नहीं है। और बीजेपी से मैं कहना चाहूंगा, आपके जो नेता हैं, जो बोलते हैं रोजगार की बात, जो सोशल मीडिया में चलाते हैं, और कुछ सोशल मीडिया में कुछ ऐसे चैनल वाले भी हैं जो सिर्फ नेगेटिव न्यूज चलाने के लिए बीजेपी उनको स्पॉन्सर करती है। कुछ एक दो पत्रकार है जो बाद में आके स्पेशल कांग्रेस के नेताओं के पास भी जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि हम वो नहीं है, हमारी सच्चाई है ये। और हमारी सच्चाई के अनुसार हमने आप जो भी डॉक्टरों के इंटरव्यू है उसमें रिटर्न भी जोड़ा, पर्सनल भी जोड़ा, उसके बाद मेरिट बनाई, सिलेक्शन कम हुई। एक और क्वालिटी को सुधारने के लिए हमारी सरकार क्वालिटी को सुधारने की दिशा में बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। पहले पास मार्क्स होते थे 30 नंबर एससी के लिए और 35 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए। हमारी सरकार ने फैसला किया कि रिटर्न में एससी के लिए 40 नंबर और जनरल के लिए 45 नंबर वाले को ही पास माना जाएगा। राज्य चयन आयोग में भी इस नियम को लागू किया। किसने सोचा? ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, जो पेपर खरीदते नहीं है बीजेपी की तरह, उन लोगों से बचाव के लिए किया है। सर, बीजेपी के समय में जो पुलिस पेपर भर्ती
लीक हुआ था, उस मामले में बीजेपी का आरोप ये है कि सीबीआई ने जिन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन सजेस्ट किया था, हिमाचल सरकार उन अधिकारियों को प्रोटेक्ट कर रही है। 2 साल से फाइल दबी हुई है। सीबीआई हमारे को बोल रही है एक्शन लेने के लिए, वैसे तो अपने आप ही एक्शन ले लेती है। उनको खुद ही एक्शन ले लेना चाहिए था जब सीबीआई को भेजा। ये नया ही मामला सामने आया है कि सीबीआई बोल रही है कि राज्य सरकार ने, ऐसा कोई मामला होता है? ईडी की रेड हो रही है, मामला खुद दर्ज करते हैं। सीबीआई की रेड होती है, खुद मामला दर्ज करते हैं। लिखा है किसको बचाने की सीबीआई प्रयास कर रही है, ये उनको बताना चाहिए। आपको सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।